हेलो बच्चों, कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है एमपीपीएनएसटी 2026 की वो बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और बच्चों, उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ बायोलॉजी की एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस शो। आपका एमपीपीएनएसटी एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों, ठीक है, क्या करूँगी मैं, नीट वाले बच्चों के लिए मैंने वादा किया था, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करना है। सो आप लोगों की अभी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सो जो हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग के जो और एमसीक्यू बचे थे वो आगे आज मैं कंटिन्यू करूँगी। सो क्लास के एंड तक बने रहना है। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना है। कल 8 बच्चों ने कमेंट किए थे जिनका नाम मैं लास्ट में लूँगी, ठीक है। तो कमेंट करने में भी आपको दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, मेरा उद्देश्य है, मेरा काम है, मैं करवाऊंगी। सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दाद यानी रिंग बम किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है। रिंग बम इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। तो याद रख लेना, जो दाद है वो एक फंगी यानी कवक के कारण होता है। डन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश यानी जीनस दाद यानी रिंग बम का कारण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा कॉज रिंग बम। तो देखिए, रिंग बम का कॉज कौन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपी, ठीक है, एपिडर्मोफाइटोन या ऑल ऑफ द एबव। तो याद रख लेना, रिंग बम का जीनस कौन है, तो ये सभी हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद यानी रिंग बम मुख्यतः शरीर के किन भागों को प्रभावित करती है। रिंग बम मेनली इफेक्ट विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो देखिए, जो दाद है, रिंग बम है, वो हमारी स्किन को इफेक्ट कर सकती है, हमारे बॉडी की कहीं भी स्किन है उसको। इसके बाद नेल्स को, स्काल्फ होते हैं, जो सिर होता है वहाँ पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव, सभी जगह पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद का प्रमुख लक्षण क्या है। दाद का मेन सिम्टम्स क्या है बेटा। सूखी, सल्की, बिच्छतियाँ एवं खुजली। तो देखिए, आपको क्या होगा, फीवर वगैरह ये छोड़ो, ये कोई नहीं है, आपको खुजली होगी, ऐसा लगेगा इस खाल को पटा दो, ईचिंग होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और सूखी त्वचा हो जाएगी। डन, करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के कवकों की वृद्धि के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है। विच कंडीशन फॉवर्स द ग्रोथ ऑफ रिंगवॉर्म फंगी। यानी कि दांत के कवकों की वृद्धि के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है। कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, वार्म एंड मोस्ट कंडीशन, ब्राइट सनलाइट, वार्फ आइस। तो याद रख लेना बेटा, दांत के कवकों की वृद्धि के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है। तो याद रख लेना, ऊष्मा एवं नमी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद यानी रिंगवर्म का संक्रमण कैसे फैलता है। तो देखिए, दाद यानी रिंगवर्म का संक्रमण कैसे फैलता है बेटा। जैसे आपने किसी एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसका यूज कर लिया कोई भी सामान, हाथ तौलिया लाइक कपड़े, ठीक है, तो आपको फैल जाएगा, ठीक है। आपको मिट्टी के संपर्क में आने से फैल जाएगा। मिट्टी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुजली यानी दाद रिंगवर्म पैदा करती हैं। तो यहाँ पर संक्रमित यानी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसका आपने जैसे टॉवल लाइक, ठीक है, क्लॉथ्स, ठीक है, जो कंघी होती है वो यूज़ कर लिया तो आपको फैल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, टॉवल, क्लॉथ्स, कॉम्स एंड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड सॉइल, जो सॉइल होती है मिट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। अगर आपको बेटा जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, अगर उनको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत एवं जन स्वच्छता यानी पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, ओनली मेडिसिन केवल दवा, सी है केवल व्यायाम ओनली एक्सरसाइज, डी है केवल आराम ओनली रेस्ट। तो बेटा देखिए, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है व्यक्तिगत एवं जन स्वच्छता। आपको पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन करना पड़ेगी, आपको खुद की सुरक्षा और जन स्वच्छता, ठीक है, आसपास भी आपको सुरक्षा करना पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता पर्सनल हाइजीन में क्या शामिल है। तो देखिए बेटा, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है, अपनी बॉडी को क्लीननेस करना है। उसके बाद आपको क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, आपको खाना बिल्कुल स्वस्थ खाना है, ठीक है, और ड्रिंकिंग पानी भी आपको बिल्कुल
अच्छा पीना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं पढ़ लें। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स बॉडी क्लीननेस, क्लीन फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजीनिक कंजप्शन ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स। तो सभी चीज़ें को आपको कंजप्शन करना है कैसे, बढ़िया, फ्रेश बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया एवं फालेरिया की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो देखिए बेटा, मलेरिया एवं फालेरिया के रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो देखिए बेटा, उसका सबसे प्रभावी उपाय है रोग ग्रहों का नियंत्रण, वेक्टर कंट्रोल। ठीक है, आपको जो रोग वाहक हैं, जो लेने वाले हैं, उनको आपको कंट्रोल करना, उन्हें मारना है। ठीक है ना। तो फाइलेरिया की रोकथाम के लिए स्पेशली आपको कंट्रोलिंग करना है मॉस्किटोज एंड देयर ब्रीडिंग साइट, जहाँ से वो पैदा हो रहे हैं उन साइट्स को हटाना है, और आपको मॉस्किटो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए एनसीईआरटी आएगा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आ सकता है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय बताया गया है। Which of the following mosquito control measures is mentioned in NCERT? Mentioned in NCERT, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पानी ना जमा ना होने देना, प्रिवेंट वाटर स्टैग्नेशन। बिल्कुल बेटा, जब आप पानी जमा होने देंगे तो लार्वा बन जाते हैं, इसलिए आपको पानी जमा नहीं होने देना है। ठीक है, उसके बाद मच्छरदानी का यूज़ करना है, बिल्कुल यूज़ मॉस्किटो। आप मच्छरदानी का यूज़ करेंगे तो मच्छर आपको काट नहीं पाएंगे। गम्बूसिया मछली का यूज एंड गम्बूसिया फिश। गम्बूसिया फिश क्या होती है, फिश इसमें बदबू आती है तो मच्छर नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको तीन सभी चीज़ें करेंगे तो आप क्या है, मॉस्किटो यानी मच्छर से को कंट्रोल कर सकते हैं। डन बेटा, चलिए। ठीक है बेटा, ठीक है फीटा, ठीक है, कीटनाशकों का भी आपको छिड़काव कर लेना है। ठीक है, चलिए। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड मतलब होते हैं कीटनाशक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू और चिकनगुनिया का रोग वाहक क्या है। डेंगू एंड चिकनगुनिया, विच मॉस्किटो एक्ट्स एज अ वेक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया, एनोफिलिस, क्विलेक्स, एडीज, होश फ्लाई। तो देखिए बेटा, डेंगू और चिकनगुनिया का जो रोग वाहक है वो है एडिज। क्या है बेटा, एडिज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किसके कारण संभव है। तो देखिए बेटा, स्मॉल पॉक्स का जो उन्मूलन है वो किसके कारण संभव है। ठीक है, एरेक्टिकेटेड, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, योगा या सर्जरी। तो देखिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं फटाफट से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के कारण जो चेचक है विश्व से उन्मूलन हो गया है। ग्लोबल एरेडिकेशन स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग टीकाकरण से काफ़ी हद तक नियंत्रित किए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैव बीन लार्जली कंट्रोल थ्रू वैक्सीनेशन। तो देखिए बेटा, कौन से टीकाकरण है जो काफ़ी हद तक नियंत्रित किए जा चुके हैं। ठीक है, किए जा चुके हैं वैक्सीनेशन से। पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टेटेनस एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए बेटा, पोलियो भी, डिप्थीरिया भी, निमोनिया एंड टेटेनस ये सारे नियंत्रित किए जा चुके हैं। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सो डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों की रोकथाम। ठीक है, रोकथाम नहीं, प्रभावी संक्रामक रोगों के प्रभावी उपचार में किसकी खोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द डिस्कवरी ऑफ विच हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन्फेक्शियस डिसीज। देखिए, संक्रामक रोगों के प्रभावी उपचार में किसकी खोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो याद रख लेना बेटा, एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है। ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, बट कोई नहीं, दोबारा आ गया है। तो आपको क्या है, ईटिंग क्लीन फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कीपिंग द बॉडी क्लीन, शरीर को साफ करना, बिल्कुल, स्वच्छ पेयजल, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, बिल्कुल। तो हमें स्वच्छता के लिए यहाँ पे सभी चीज़ें आवश्यक हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पब्लिक हाइजीन का मुख्य उद्देश्य होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक हाइजीन, कि संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य एवं जल जनित फूड एंड वाटर बोर्न रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड एंड वाटर बोर्न डिसीज? टाइफाइड, अमोबायोसिस, एस्केरिसिस, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु जनित ईयरबोर्न रोग के प्रसार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेटा देखिए, ईयरबोर्न रोगों के प्रसार को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हाउ कैन द स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न डिसीज बी प्रिवेंटेड? देखिए आपको करना है क्या है, संक्रमित व्यक्ति से एक तो दूरी बनाना है। दूरी बनाना है मतलब कि आपको किसी से नफरत नहीं करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मास्क लगा लेना, ये सारी चीज़ें, और दूरी, मिलना मिलाना कम होना है। उसके सामान का उपयोग ना करें, आपको उसके सामान का कोई भी यूज नहीं करना है, पर्सनल आइटम्स का, ठीक है। उसके बाद सी दिया गया ए बी, क्या आंसर करेक्ट होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों आंसर करेक्ट हैं, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है? तो देखिए, ये मच्छरों के लार्वा को खाने वाली जो मछली है ना, वो है गम्बूसिया। गम्बूसिया मछली क्या है, खा जाती है ये मच्छरों को, ठीक है। मच्छरों को क्या करती है, खा जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, लार्वा को खा जाती है, इसलिए इसका उपयोग जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल में किया जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में मच्छरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको घरों में मच्छर नहीं घुसना है तो सीधी बात है, उस जहाँ से मच्छर आते हैं उन जगहों को बंद कर दो। दरवाजे हो गया, खिड़की हो गए, जाली हो गए, सब लगा दो, मच्छर आपके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए और एवं अधिक सुरक्षित टीकों वैक्सीन के विकास में कौन सी शाखा महत्वपूर्ण निभा रही है? देखिए, विच ब्रांच इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट नेवर एंड सेफ वैक्सीनेशन। तो देखिए, नए एवं अधिक सुरक्षित टीके के विकास में कौन सी शाखा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो याद रख लेना, वो शाखा है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, प्रतिरक्षा क्या है, यानी इम्यूनिटी क्या होती है? व्हाट इज इम्यूनिटी? तो देखिए बेटा, इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारे बॉडी का एक रक्षा तंत्र है जो हमें रोगों से बचाता है। कोई रोग आया तो ये लड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रोग जनकों से लड़ने की शरीर की क्षमता, बॉडी एबिलिटी टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये फाइट करता है, लड़ता है, कोई रोग आता है तो उसे मारने के लिए। डन। चलिए समझ में आया? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी पैथोजेंस जो होते हैं। दिस एबिलिटी इज प्रोवाइड बाय द इम्यून सिस्टम, और ये एबिलिटी हमें कौन प्रदान करता है? इम्यून सिस्टम, यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा मुख्य कितने प्रकार की होती है? तो बेटा, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी इज मेनली ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 1 2 3 4। तो याद रख लेना 2 टाइप की होती है। चलिए देखिए, एक होती है इनेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है उपार्जित यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रतिरक्षा, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्या है? व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी? तो देखिए बेटा, सहज प्रतिरक्षा क्या है? जन्म से उपस्थित अवशिष्ट प्रतिरक्षा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी जन्म से उपस्थित अविशिष्ट प्रतिरक्षा यानी नॉन स्पेसिफिक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा। करेक्ट आंसर है ई। डन बेटा। डन। देखिए, सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी जन्म से मौजूद रहती है और यह अविशिष्ट यानी कि नॉन स्पेसिफिक होती है, शरीर में रोग जनकों के प्रवेश को रोकती है, ठीक है। ये क्या है? ये पैथोजेंस को एंट्री से रोकेगी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी में कुल कितने प्रकार के रोग होते हैं? बैरियर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैरियर आर प्रेजेंट इन इनेट इम्यूनिटी?
तो देखिए सहज प्रतिरक्षा कुल कितने प्रकार के बैरियर्स होते हैं, तो याद रख लेना 4 प्रकार के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए फिजिकल होते हैं, फिजिकल शारीरिक, कायिकीय यानी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, कोशिकीय सेलुलर, एंड चौथा होता है साइटोकाइन यानी कि साइटोकाइन। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा जो त्वचा होता है वो हमारा एक शारीरिक रोध यानी फिजिकल बैरियर होता है। डन। देखिए स्किन पहली सुरक्षा बनती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी स्किन ही होती है जब कोई बैक्टीरिया वायरस आता है। यह शारीरिक रोध फिजिकल बैरियर का कार्य करती है। ठीक है, ये फिजिकल बैरियर है अगेंस्ट पैथोजन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन जठरांत तथा जनमूत्र मार्ग की मुकस परत किस प्रकार की रोध है यानी कि बैरियर है। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एक्ट्स एज अ। तो देखिए श्वसन जठरांत तथा जनन मूत्र मार्ग की मुकस परत किस प्रकार का रोध है, तो याद रख लेना वो है शारीरिक रोध फिजिकल बैरियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए जो पाई जाती है, ठीक है, जो हमारा जो म्यूकस लाइनिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, इनमें पाई जाती है, वो क्या करती है, ये पैथोजेंस को प्रिवेंट्स करती है एंट्री एंड एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। ठीक है, डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कायिकीय रोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। ऑप्शन ए है सलाइवा, बी है आंसू यानी टीयर, सी है आमाशय का अम्ल स्टोमक एसिड, डी है उपयुक्त में से सभी ऑल ऑफ द अबव। सो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं ये सभी हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बारिश का मौसम है और हमारे गाँव में मोर बोलने लगी है। ठीक है ना, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूट्रोफिल किस प्रकार के रोध का भाग है। न्यूट्रोफिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच बैरियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। तो देखिए जो न्यूट्रोफिल है वो किस प्रकार का रोध है, तो याद रख लेना सेलुलर यानी कोशिकीय। ठीक है, न्यूट्रोफिल यानी कि PMN मोनोसाइट, माइक्रोफेज तथा नेचुरल कलर सेल NK कोशिकाएं जो रोगाणु होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस होते हैं, उनको नष्ट करती हैं। ठीक है, उनको क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। ये कोशिकाएं सेलुलर बैरियर का क्या है, भाग हैं, पार्ट हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरोन किस प्रकार का रोध है। जो इंटरफेरोन होता है बेटा वो किस प्रकार का रोध है। इंटरफेरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच बैरियर। तो याद रख लेना बेटा जो इंटरफेरोन है, ठीक है, वो किसका रोध है, तो याद रख लेना वो है साइटोकाइन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए देखिए वायरस से संक्रमित यानी कि वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं इंटरफेरोन नामक प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, याद रखना जो अन्य सेल्स को वायरल संक्रमण से बचाते हैं, जो अन्य सेल को किससे, वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, साइटोकाइन बैरियर। डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइन बैरियर। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरोन का मुख्य कार्य क्या होता है। इंटरफेरोन का बेटा मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंटरफेरोन। तो देखिए बेटा इंटरफेरोन का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्ट यूनिफेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, यानी असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पी मतलब फिजिकल बैरियर, स्किन और म्यूकस हो गया। पी मतलब फिजियोलॉजिकल बैरियर, HCl हो गया, सलाइवा हो गए, टीयर्स हो गए। सी मतलब सेलुलर बैरियर, न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, माइक्रोफेजेस हो गया, नेचुरल कलर सेल हो गया। सी मतलब साइटोकाइन बैरियर यानी इंटरफेरोन। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, कैसी, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये कब डेवलप होती है, ड्यूरिंग लाइफ, जीवन के दौरान विकसित होने वाली प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए बेटा याद रखना आप ही अपने घर के हालात सुधार सकते हो,
कोई आपके घर के हालात सुधारने नहीं आएगा। हालात से कभी मत रोना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी हमें पढ़ने में ये इशू होती है। बेटा सबके पास इशू होती है। तुम्हारी क्लास नहीं आ पाती है, देखिए सुबह क्लास नहीं आई, शाम को क्लास नहीं आई, इसका रीज़न क्या था पता है? कि रात को जब बारिश आ गई तो मैंने क्लास नहीं ले पाई, काम करने लगी घर का सारा। और तुम्हें पता ही है कि मेरे पापा मम्मी की दोनों, तो वो उनका काम हो गया। फिर उसके बाद सुबह मैंने काम किया तो देखो आपकी क्लास सुबह नहीं आई। तो मैं क्या करूँ, मैं इतना कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को क्लास दे पाऊँ किसी भी हालात में, बट सिचुएशन ऐसी ही है। ठीक है, तो आपको अपने घर के हालात और खुद के हालात खुद ही बदलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं आपको घर से, समाज से, सभी से ताना सुनना पड़ेगा। ताने सुन सुन के बेटा आप इतने मजबूत हो जाओ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो आप तानों में उलझे रहोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो जो व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है उसने ताने सुने हैं और आपको भी ताने सुनना पड़ेंगे। याद रखना बेटा, तानों से आपको मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ताने तो कोई मानेगा नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ, जो हमारी लाइफ में डेवलप होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है बेटा, वो जन्म से नहीं होती। यह संक्रमण इन इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के दौरान, ठीक है, दौरान विकसित होती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, इट डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जैसे मान लो आप बाहर सड़क पे थे, कहीं धूल मिट्टी कण है आपके मुंह में आए, आपको तुरंत छींकें आती हैं। क्यों आती हैं छींकें? क्योंकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है, ताकि ये दोबारा जो इन्फेक्शन आए, ये दोबारा जो आपके बॉडी को हार्म करने, कोई एक व्यक्ति मान लो जैसे आपको कोई हानि पहुंचा रहा है, तो फर्स्ट बार आप उसे देख लेते हैं, फिर आप उसे एंट्री नहीं मारने देते। वैसे ही हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी इम्यून सिस्टम में, कि अगर आप उसने एक बार उसको पहचान लिया कि ये हमारी बॉडी को हार्म करता है, तो दोबारा उसके अगेंस्ट वो क्या है, हम औजार रख लेते हैं। वैसे ही वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा और जब वो भी इन्फेक्शन आएगा तो वो तुरंत वहां से नष्ट हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस प्रकार की प्रतिरक्षा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, किस प्रकार की? नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, टेम्पोररी, नेचुरल बैरियर। तो देखिए उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है, मैं इतनी मेहनत से आपको बताती हूँ भाई, मैं सुनती हूँ आपके चक्कर में। ठीक है, क्लास लेती हूँ। ठीक है भाई, मोबाइल से ही सब कुछ करना पड़ता है। देखिए पीपीपी बताना है, सब कुछ बताना है। ठीक है, उसके बाद तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 14, उपार्जित प्रतिरक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? तो देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता है मेमोरी, स्मृति। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे है मेमोरी? आइए तो देखिए बेटा, उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। वंस एक्सपोज्ड टू अ पैथोजन द बॉडी रिमेंबर्स इट एंड रेस्पॉन्स फास्टर ड्यूरिंग द नेक्स्ट एक्सपोजर। वही कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि ये अपने अंदर एक मेमोरी बना लेता है, मतलब उसे पहचान लेता है। एक बार संक्रमण होने पर शरीर उसे याद रखता है और अगली बार अधिक तेज प्रतिक्रिया देता है, उसके प्रति एंटीबॉडी बना देता है। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। डन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपार्जित प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं? विच सेल मेनली फंक्शन इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी? आरबीसी, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए हमारे प्रतिरक्षा में आरबीसी का काम ऑक्सीजन का ढोना होता है। ठीक है, उसके प्लेटलेट्स का काम ब्लड क्लॉटिंग का होता है, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स भी अगेंस्ट लड़ती है इन्फेक्शन के। लेकिन यहाँ पर जो काम होता है लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? बेटा बी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? आपको याद रखना है बी लिम्फोसाइट का मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। नहीं, फैगोसाइटोसिस करना नहीं होता उसका काम। ठीक है, उसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या काम होता है? एंटीबॉडी बनाना, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, बी कोशिकाएं रोग जनकों के विरुद्ध है, यानी कि एंटी, ठीक है, एंटीजन,
ठीक है, एंटीबॉडी के अगेंस्ट क्या बनाती, जो पैथोजन होते हैं उनके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, बी कोशिकाएं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट का मेन काम क्या होता है। तो देखिए बेटा, टी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है, क्या होता है मेन फंक्शन, कि संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। डाटा ऑफ कर दूं। ये संक्रमित कोशिकाओं को क्या करती है बेटा, नष्ट करती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल है उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, पहचान कर उन्हें नष्ट करती है। प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रक्रिया को क्या है, नियंत्रित करती है। इम्यून रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, डन, ये रेगुलेट करती है इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी को अन्य किस नाम से जानते हैं हम। एंटीबॉडी इज आल्सो नोन, हम एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एचबी होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन ढोने का काम करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, फाइब्रिन भी एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी, तो यहाँ पर एंटीबॉडी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, आईजी 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 आईजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी किसके विरुद्ध बनती है। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस अगेंस्ट। तो देखिए बेटा, एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित प्रतिरक्षा का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए बेटा, उपार्जित प्रतिरक्षा का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या होता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, विशिष्ट प्रतिरक्षा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जन्म से उपस्थित होती है। इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये डेवलप होती है ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक होती है। इसमें नो मेमोरी, इसमें मेमोरी बनती है। 4 बैरियर्स होते हैं। ठीक है, बी एंड लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी, इसमें 4 बैरियर होते हैं जो मैंने बता दिए। इसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट प्लस एंटीबॉडी होती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। सो बेटा, ये हो गए हमारे इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा से रिलेटेड सवाल। अब कुछ हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड सवाल, इनको करवा दूं कि क्या करूं। भाई बेटा लाइट नहीं है, मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को मैं क्या ही करूं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं क्या ही बताऊं। चलो इनको करवा देती हूँ। ठीक है, पता नहीं लाइट कब आएगी, कल ज़्यादा हवा चली तो लाइट आए भी ना तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, तो कल क्लास मुश्किल है। बेटा देखो, वाईफाई नहीं है एक प्रॉब्लम, मोबाइल के अलावा लैपटॉप वो नहीं है, दो उसके बाद लाइट नहीं है। भाई इन्वर्टर थोड़ी है, अब थोड़ा सा मोबाइल बचा है, मैंने सोचा आपकी क्लास ले लूँ। एक प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 1000 प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आपकी क्लास लेती हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य है बेटा गांव के बच्चों को मुझे पढ़ाना है। ठीक है, गांव के बच्चे जो वीक हैं, गांव के बच्चों को देखिए, काफ़ी मेरे को इंग्लिश आती है बट मैं हिंदी वाले बच्चों को प्रमोट करती हूँ। भाई हिंदी वाले बच्चे गांव में के बच्चे होते हैं, वो भी डॉक्टर्स बने, मेडिकल फील्ड में जाएं। ठीक है, मेरे को भी इंग्लिश आती है बट मैं यूज़ करती हूँ हिंदी, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने आप को लीचड़ न समझे। ठीक है, आप सब कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए बेटा, उपार्जित प्रतिरक्षा की मेन विशेषता क्या होती है, ये मेमोरी, अपने में मेमोरी सेट कर लेता है, फिर उसके अगेंस्ट क्या है वो लड़ता है अगर वो दोबारा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शरीर पहली बार किसी पैथोजन के संपर्क में आता है तब कौन सी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। विच इम्यून रिस्पॉन्स अकर्स व्हेन द बॉडी encounters a pathogen for the first time। तो देखिए, जब कोई पैथोजन शरीर के फर्स्ट बार संपर्क में आता है तो क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें प्राइमरी प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है। डन। तो देखिए पहली बार क्या होता है, संक्रमण होने पर क्या होता है, शरीर, ठीक है, लो इंटेंसिटी वाला प्राथमिक प्रतिरक्षा देता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपोजर टू द पैथोजन द बॉडी प्रोड्यूसेस अ लो इंटेंसिटी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। डन। सो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी रोगजनक के दोबारा प्रवेश करने पर कौन सी प्रतिरक्षा होती है। मतलब अब सेकंड बार आ रहा है पैथोजन, विच रिस्पॉन्स अकर्स व्हेन द सेम पैथोजन एंटर्स द बॉडी अगेन। अगेन आ रहा है तो क्या होगा, हमारी सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, एनास्ट्रिक रिस्पॉन्स होगा सेकेंडरी। अब उसने मेमोरी सेव कर ली है, अब उसे पहचान जाएगा, तो अब और दुगनी क्षमता से उससे लड़ेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रक्रिया किस कारण संभव है होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्किन, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन। सो देखिए बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ, तो देखिए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के कारण पॉसिबल होती है, क्योंकि पहली फर्स्ट बार जब फर्स्ट बार बॉडी में इंटर करती है तो उसकी मेमोरी सेव हो जाती है। जब अगेन वो बॉडी में एंटर करती है, सो उसकी जो मेमोरी है, कॉपी है, उसके पास होती है, तो अब दुगनी एनर्जी से, ठीक है, जैसे हम ऐसे हमारी कोई भी चीज़ है, हमारे अंदर कोई चोर आया, ठीक है, तो हम पहली बार उस चोर को पहचान जाते हैं, फिर हम उसके लिए सेफ्टी करके रखते हैं कि अगर ये दोबारा एंट्री करेगा तो हम और इसको मजबूती से इसके ऊपर एक्शन लेंगे। उसी प्रकार से जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेटा, वो और मजबूती के साथ एक्शन लेता है। सो इस टाइप से, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बोर्ड कब आ रहा है दीदी, तो बोर्ड का पता नहीं बेटा, आएगा, बोल तो रहे थे कि आएगा, बट आ जाएगा तो फिर और बढ़िया रहेगा, ठीक है। फेस टू फेस पढ़ाऊंगी तो और कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बायोलॉजी आपकी लल्लन टॉप हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें, मैं आपको, ठीक है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। इंग्लिश का मैं 2 दिन में आपको, मैं 2 दिन में इंग्लिश को कवर करवा दूंगी, जीके को 1 दिन में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादित प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं। विच सेल्स मेनली फंक्शन इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखिए बेटा, उत्पादित प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं, तो याद रख लेना बेटा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट कार्य करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें जन्म से नहीं मिलती, एट बर्थ नहीं मिलती हैं, ये हमारी लाइफ में डेवलप होती हैं, लाइक वैक्सीनेशन, ठीक है, ठीक है, ये हमारी लाइफ में एट बर्थ नहीं होती, ये हमें मिलती हैं, हमें अर्जित करना पड़ता है, ठीक है, इनको लेना पड़ता है। सो डन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनकों के विरुद्ध यानी कि विच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कौन बनाता है। टी सेल, बी सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो कौन बनाता है, बी सेल बनाता है भाई, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए फटाफट से आपका क्वेश्चन, आपका जो एग्ज़ाम है 10 तारीख से, जुलाई से है, सो अपने सभी एग्ज़ाम में आपकी माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स का काम होता है बी सेल की हेल्प करना। ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट बी सेल की हेल्प करता है, ठीक है, ये सहायता करता है ही बी सेल में, ठीक है। चलिए ये क्या करता है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, टी सेल डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती डायरेक्टली, दे हेल्प बी सेल्स प्रोड्यूस दैम। ये बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षी बनाने में हेल्प करती है। डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, टी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। ये पॉइंट बेटा आप याद रख लेना, आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर कि कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, आपको बार बार यही क्वेश्चन देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन वही रहेंगे बेटा, कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी अणु में कुल कितनी पेप्टाइड श्रृंखला होती है। हाउ मेनी पेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटा, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितनी पेप्टाइड से चैन होती हैं, ठीक है, तो याद रख लेना 4 चैन होती हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बेटा। देखिए लाइट चैन होती हैं, 2 लाइट चैन होती है यानी लघु चैन होती हैं, और 2 हैवी चैन होती हैं, ठीक है, हैवी चैन होती है। ये मैंने पता है मेडिकल के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मिली मैम थी, ठीक है, उनसे पढ़ा था। उनकी जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, रियलिटी में बहुत अच्छी है, वो पीएचडी कर रही हैं अभी, उनका रिसर्च चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी पर ही। तो उनके ये कॉन्सेप्ट है ना, जब उस टाइम में, ठीक है, 2021 सितंबर का टाइम है जब मैम ने मुझे समझाए थे ये चीज़ें, आज भी मैं नहीं भूली हूँ, ठीक है। हैवी चैन एंड जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से, उनका पीएचडी चल रहा है, रिसर्च कर रही हैं वो,
ठीक है। 100 मिली मैम बहुत अच्छी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी को किस रूप में दर्शाया जाता है? एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज। तो देखिए एंटीबॉडी को हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिरक्षी को? तो देखिए हम H2L2, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए H2 का मतलब क्या है? 2 हैवी चैन 2 लाइट चैन, इसलिए इसे हम H2L2 लिखा जाता है। ठीक है, याद रख लेना, शॉर्ट में पूछ लेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं, एक मिनट इसको आपके थंबनेल पर लगा दूंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन का उदाहरण है? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनोग्लोबिन? तो देखिए इम्यूनोग्लोबिन है IgA, IgM, IgM, ठीक है, IgG, IM से सभी हैं, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षियों द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड इज कॉल्ड। ठीक है, रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षियों द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? तो याद रख लेना, वो कहलाती है ह्यूमरल यानी तरल इम्यूनिटी। ठीक है, रक्त में होगी तो रक्त कैसा होता है? लिक्विड होता है, तो इम्यूनिटी लिक्विड, करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका मध्यस्थित प्रतिरक्षा यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम CMI का कहते हैं, का संचालन कौन करता है? बेस सेल मीडिएट इम्यूनिटी CMI का, तो इसका संचालन T सेल करती हैं। ठीक है, T लिम्फोसाइट्स। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में प्रत्यारोपित अंग के अस्वीकृत यानी रिजेक्शन होने का मुख्य कारण क्या है? जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, तो अब उसके रिजेक्शन यानी अस्वीकृत होने का मेन कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन? शो देखिए इसका रिजेक्शन होने का मेन रीजन होता है, मेन कॉज होता है, सो ये होता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, कोशिका मध्यस्थित प्रतिरक्षा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए होता क्या है कि शरीर स्वयं सेल्फ एंड पर नॉन सेल्फ में अंतर कर लेता है। कैसे? इसलिए T सेल द्वारा संचालित जो CMI है वो प्रत्यारोपित अंग को अस्वीकार कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में खुद अंतर कर लेती है हमारी बॉडी। ठीक है, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या आवश्यक है? तो देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या आवश्यक है? सबसे पहले आवश्यक है टिश्यू का मैचिंग होना। ठीक है, टिश्यू का मैचिंग होना एंड ब्लड का मैचिंग होना। जब टिश्यू मैचिंग होगा तभी किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा, बिना टिश्यू मैचिंग के नहीं होगा। ठीक है, पहले ब्लड मैचिंग होती है कि ब्लड मैच हो रहा है या नहीं, उसके बाद टिश्यू मैचिंग होती है कि टिश्यू मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर टिश्यू मैच नहीं होंगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नॉट पॉसिबल। ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं कि ऑर्गन टिश्यू की जांच नहीं हो, थोड़ा इतू सा भी टिश्यू चेंज हुआ ना तो ऑर्गन काम नहीं करेगा। ठीक है, वो सर्जरी, ठीक है, बेकार जाएगी। ठीक है, ऑर्गन बेकार हो जाएगा और सर्जरी बेकार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 2 चीज़ें करते हैं, टिश्यू की मैचिंग करते हैं एंड ब्लड की मैचिंग करते हैं। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन A एंड B। ठीक है, बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोथ टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड मैचिंग एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, हमें अगर खतरा कम करना है तो हमें ब्लड एंड टिश्यू की मैचिंग करना होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से बच्चों। ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट लेना है? इनिएट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ से, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक नहीं है, मेमोरी होती है इसमें। प्राइमरी रिस्पॉन्स फर्स्ट एक्सपोजर स्लो एंड वीक, पहली बार धीमी और कम होगी, बट सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होगा? फास्ट एंड स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसके बाद T सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं T सेल। ठीक है, B सेल एंटीबॉडी बनाती हैं, T सेल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड हेल्प B सेल CMI तथा B सेल की सहायता करती हैं। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर H2L2 होता है, 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है, ह्यूमरल रक्त द्वारा फिर लिक्विड फ्लूइड से। सेल मीडिएट इम्यूनिटी CMI T लिम्फोसाइट मीडिएट होती है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ड्यू टू CMI T सेल, ठीक है, T सेल के कारण।
डन। तो ये सारा स्क्रीनशॉट आप लोग लेना, ओवरव्यू है, ये सारे पॉइंट्स बाई पॉइंट्स हैं, ये पीएनएसटी करी रिवीजन बूस्टर है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको और इनको तो रट के ही जाना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपादेय प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके विरुद्ध है, विशिष्ट होती है, किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट। तो देखिए ये एंटीजन के अगेंस्ट होती है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। भाई थ्योरी में पढ़ा देती बेटा, क्या करूं, थ्योरी से मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, टाइम की दिक्कत है मेरे पास, ठीक है मेरे पास। और ये है कि थ्योरी पढ़ाऊंगी भी बेटा तो सेटअप नहीं है इतना अच्छा, ठीक है। और वाईफाई नहीं है तो फेस टू फेस वीडियो है ना, वो अपलोड ही नहीं होती। 30 मिनट की वीडियो अपलोड करो तो तो सुबह से करो रात तक पूरी हो जाएगी, और पता चला डाटा अगर एक बार मतलब ऑटोमेटिकली स्लो हो गया तो डलेगी नहीं। तो वाईफाई नहीं है बेटा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज। तो देखिए ये स्लो होता है, मैंने बता दिया था, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं बेटा, कभी तो टाइम आएगा, अच्छा मेहनत करो काम आएगा, ठीक है। लोग हंसते हैं बेटा, हंसने दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनामेस्टैटिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि द्वितीयक अनुक्रिया अधिक तीव्र क्यों होती है, वाई इज द सेकेंडरी एनामेस्टैटिक इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रोंगर। तो देखिए बेटा ये क्या करती है, ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल, ये मेमोरी बना लेती इसलिए। करेक्ट आंसर है बी। जैसे हम देख लेते हैं ना किसी को कि भाई ये हमारी चोरी करने आता है, अब दोबारा आएगा तो फिर देखेंगे हम इसे, ऐसे ही हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा होती है। पहले तो वो स्लो लेती है एक्शन, लेकिन अगर दोबारा आ गया तो हम झूठ लगा देते हैं, ऐसे ये लगा देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा किस प्रकार का प्रोटीन है, एंटीबॉडी। तो देखिए बेटा ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन नहीं है, नॉट पूछा है, हाँ और नहीं जरूर देखा करो। तो जो देखिए आईजीए होती है, आईजीजी होती है, आईजीएम होती है, बस एच भी नहीं है। ये ब्लड के अंदर पाई जाती है, ऑक्सीजन ढोने का काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल प्रतिरक्षा ह्यूमरल इम्यूनिटी का संचालन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है बेटा। तो याद रख लेना उसका संचालन भी एंटीबॉडी के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सीएमआई किसके विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी होती है, स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके विरुद्ध। तो याद रख लेना ये किसके विरुद्ध होती है, ट्रांसप्लांटेशन का ऊपर बताया था ऑर्गन, एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल के, तो दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद रोगी को प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स क्यों दिए जाते हैं। तो देखिए प्रत्यारोपित अंग की आकृति रोकने के लिए हम उसे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग क्यों देते हैं, क्योंकि टू प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में भेद करने में सक्षम होता है, यह कार्य मुख्यतः किसके कारण होता है, ठीक है। बॉडी एबिलिटी टू, ठीक है, डिस्टिगाइज सेल्फ फॉर्म नॉन सेल्फ इज मेनली ड्यू टू, किसके, टी लिम्फोसाइट के कारण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लेना है आप लोगों को, ठीक है, ले लो जल्दी से, ये सारे क्वेश्चन आपके मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा ये हो गए आपके क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए और रहे हैं इसके, वैक्सीनेशन, एलर्जी, अभी ऑटो इम्यूनिटी, और ये मैंने करवा दिया था, ये करवा दिया था बेटा मैंने, नहीं करवाया, ये भी एड्स करवा दिया था। अभी एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक बेटा, 5 टॉपिक बचे हैं, 5 टॉपिक बचे हैं, इसको और करवा देती हूँ, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो चलिए एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी देख लेते हैं, इसके कितने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे मैंने, इसके लास्ट के क्वेश्चन देख लो आप एक बार, ठीक है। ऐसे ही करवा दूँ या लास्ट के जो रिव्यू करवा दूँ, ठीक है, रिव्यू देख लो इसका आप। देखिए इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं कि कोलेस्ट्रम में कौन सी
एंटीबॉडी होती है IgA होती है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, मैटरनल एंटीबॉडी होती है, जिससे बच्चे को खाना पीना सांस जब तक बच्चा पेट में रहता है वो मिलता है। वैक्सीनेशन क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। रेडीमेड एंटीबॉडीज पैसिव इम्यूनिटी करती है, एंटीबॉडी को ठीक है कौन रीड करती है, पैसिव को एंटीबॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी मेमोरी प्रेजेंट होती है, पैसिव इम्यूनिटी नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी मैं ये क्वेश्चन तो कवर करवा रही हूँ। अब देखना इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बल लाइनर इनको याद कर लो आप लोग, ठीक है। रुको बेटा 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है, शरीर स्वयं प्रतिरक्षा बनाता है। पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन, तैयार प्रतिरक्षी दिए जाते हैं इसके लिए। वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, टीकाकरण, ठीक है। नेचुरल इन्फेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम IgA होता है, पैसिव इम्यूनिटी में आता है, ठीक है, IgA, ठीक है। प्लेसेंटा मैटरनल एंटीबॉडी यूज होती है, पैसिव इम्यूनिटी में आती है, ठीक है। इसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग होती है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो जरूर होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है, धीमी होती है लेकिन दीर्घकालीन होती है। पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट बट शॉर्ट लाइफ होती है, ये तुरंत लेकिन अल्पकालिक होती है, ठीक है। देन मेमोरी सेल फॉर्म्ड ओनली एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये ओनली एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट रखे हैं, फटाफट से लेंगे स्क्रीनशॉट और ये चीज़ें आप लोग लेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, मेन पॉइंट हैं ये, ठीक है। चलिए अब मैं करवा भी देती हूँ, कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। कोई नहीं बेटा करवा देती हूँ, क्योंकि मोबाइल मेरा वैसे ही डिस्चार्ज हो रहा है, फिर मैं करवा नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब शरीर स्वयं प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाता है तो वह कौन सी प्रतिरक्षा कहलाती है। व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज इट इज़ कॉल्ड, जब स्वयं, तो उसे हम एक्टिव कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है बेटा, ठीक है। क्या करता है, एंटीजन के संपर्क में आने पर क्या स्वयं एंटीबॉडी बनाता है तो इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन किस रूप में हो सकते हैं। इन एक्टिव इम्यूनिटी एंटीजन्स में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, तो देखिए एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन किस रूप में हो सकते हैं, लाइव पैथोजेंस हो सकते हैं, डेड पैथोजन हो सकते हैं, अदर, ठीक है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो सभी के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी सॉरी तीसरा क्वेश्चन था बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए बेटा एक्टिव इम्यूनिटी, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखिए बेटा एक्टिव इम्यूनिटी की मुख्य विशेषता होती है डेवलप्स स्लोली, ये क्या होती है, डेवलप स्लोली होती है, ठीक है, धीरे धीरे विकसित होती है, ठीक है, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन द्वारा कौन सी प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो देखिए इम्यूनाइजेशन द्वारा कौन सी प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, तो देखिए प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है यहाँ पे एक्टिव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है यहाँ पे, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन शरीर को स्वयं प्रतिरक्षा बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए यह सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संक्रमण यानी नेचुरल इन्फेक्शन से कौन सी प्रतिरक्षा विकसित होती है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन। तो देखिए बेटा नेचुरल इन्फेक्शन से कौन सी प्रतिरक्षा एक्टिव होती है, तो यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शरीर को तैयार रेडीमेड यानी प्रतिरक्षी दिए जाते हैं तो वह कौन सी प्रतिरक्षा कहलाती है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी इट इज कॉल्ड। तो मैंने क्या बताया था, नीचे पॉइंट जिसने ध्यान रखे होंगे उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, जब शरीर को प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, ठीक है, डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव इम्यूनिटी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए बेटा इसकी जो मेन विशेषता होती है कि प्रभाव इसका तुरंत होगा, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, इसका प्रभाव तुरंत होता है बट ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को प्रारंभिक दिनों में माँ को कौन सा दूध अवश्य मिलना चाहिए। देखिए जब बच्चा होता है उसको माँ का दूध अवश्य मिलना चाहिए,
विच टाइप ऑफ मदर्स मिल्क इज एसेंशियल फॉर अ न्यूबॉर्न इन द फर्स्ट फ्यू डेज? नॉर्मल मिल्क, कोलेस्ट्रम, कर्ड, बटर मिल्क। तो देखिए यहाँ पर नवजात शिशु को प्रारंभिक दिनों में माँ का कौन सा दूध अवश्य मिलना चाहिए? तो कोलेस्ट्रम, यानी करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो देखिए कोलेस्ट्रम के अंदर बेटा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो याद रख लेना IgA। कौन सा पाया जाता है? IgA। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को प्रतिरक्षी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? रिसीव एंटीबॉडी थ्रू। तो देखिए प्लेसेंटा होती है जो एक लेजम, उसी के द्वारा। जैसे बच्चे को खाना पीना सांस सब कुछ इसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे से को प्राप्त होता है माँ से। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए बेटा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रम द्वारा IgA प्राप्त होना, ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा द्वारा प्रतिरक्षी मिलना, एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा। दोनों ही करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए बेटा इसलिए मैं आपको इतने जल्दी कवर करवा रही हूँ, मैं क्या बताऊँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है भाई, अभी हाल में क्या ही बताऊँ, ये इनका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को। ठीक है, कोलेस्ट्रम IgA पैसिव इम्यूनिटी, प्लेसेंटा मैटरनल एंटीबॉडीज पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन एक्टिव, रेडीमेड एंटीबॉडी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है बेटा? ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करता है, सब्सटेंस दैट टाइगर्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी में प्रतिरक्षी कौन बनता है? हु प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन एक्टिव इम्यूनिटी। तो याद रख लेना उसमें बनता है शरीर खुद स्वयं। ठीक है, द बॉडी इटसेल्फ। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी में प्रतिरक्षी कहाँ से प्राप्त होते हैं? इन पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कहाँ से प्राप्त होते हैं? किसी अन्य व्यक्ति स्रोत से, अनदर पर्सन और सोर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है? तो याद रख लेना A एंड B दोनों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण नहीं है? नॉट पूछा है, नॉट एग्जाम्पल पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए बेटा यहाँ पे कोलेस्ट्रम होता है, प्लेसेंटल एंटीबॉडीज होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी होता है, बट यहाँ पे वैक्सीनेशन है, ये नहीं है। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है चलिए, कोलेस्ट्रम नवजात शिशु को मुख्य रूप से किससे बचाता है? तो देखिए ये इन्फेक्शन से बचाता है, बहुत सारे रोगों से बचाता है उसमें। ठीक है देन उसको फर्स्ट मिल्क देना चाहिए बच्चे को। ठीक है, IgA होता है जिसमें, जो मैंने बता दिया, ये याद रख लेना। पैसिव इम्यूनिटी का प्रभाव कम समय तक क्यों रहता है? देखिए बेटा इसका प्रभाव कम समय तक इसलिए रहता है, ठीक है, शरीर स्वयं प्रतिरक्षी नहीं बनाता एक बार, और शरीर में स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती 2 बार। ठीक है, इसलिए तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे A और B दोनों। ठीक है, तो इसका आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने पहले बता दिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो। अब फटाफट से बेटा, अब टॉपिक आपके कितने रहे ये देख लो एक बार। एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, अब कल मैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन से, एंड एलर्जी से, एंड ऑटो इम्यूनिटी से, एंड ऑटो इम्यूनिटी से और इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड ये टॉपिक से कवर करवाऊंगी, ऐड से करवा दिए हैं। ठीक है, मेन टॉपिक यही है, तो कल की क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और कल मैं 2 क्लास लाऊंगी, लाइट तो आ जाए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टॉपिक हैं कल की क्लास में करवाऊंगी। सो बेटा ठीक है, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा धन 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 बताना प्लीज। और ठीक है, और ये मैं पहले करवा चुकी हूँ बेटा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, एंड प्यारा सा कमेंट करना आप लोग कैसी लग रही है, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए छाया मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट वाले बच्चों के लिए भी जल्द ही स्पेशल मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रही हूँ 2027 के लिए। सो कनेक्टेड रहना मेरे प्यारे रसगुल्लो, और आपकी क्लासेस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। मैं बच्चों को, गाँव के बच्चों को आगे बढ़ाऊँगी, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है बेटा।
और मैं इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि आप भी आगे बढ़ो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कम नहीं होते इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं रोस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि बेटा आपके लिए बहुत सारे टीचर्स होते हैं, पर बेचारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कम टीचर होते हैं। रियलिटी है ये, ठीक है। आपको भी बताऊँगी, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लेके आती हूँ। दोनों बच्चे मेरे लिए प्राणों से प्यारे हैं। लेकिन बेटा आप हिंदी समझ लेते हैं, बट वो इंग्लिश नहीं समझ पाते बेचारे, तो आप लोगों को भी मैं करवाती हूँ। और बोर्ड आ जाए तो फिर मैं दोनों बच्चों को अच्छे से अलग अलग क्लासें भी सेपरेट कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड लव यू बच्चों। पढ़ते रहिए। एक प्यारा सा कमेंट अपनी दीदू के लिए ज़रूर कर देना। आप ही मेरी हिम्मत हो बेटा। सभी लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या गांव के बच्चों को पढ़ा रही है, खुद बर्बाद हो जाएगी, ऐसे कहते हैं। अपना खुद फ्यूचर बना ले, कसम खा रही हूँ बेटा, मेरे से कहते हैं खुद फ्यूचर बना ले अपना। ये बोलते हैं क्यों गांव के बच्चों को पढ़ा रही है। मैंने कहा मेरी वजह से अगर गांव के बच्चे आगे बढ़ें तो ये मुझे बहुत सुकून देगा, और मेरा ये सुकून काम यही है। मैंने गांव के बच्चों को बेटा भटकते देखा है। और मैं PW में सिलेक्शन हो गया था मेरा, PW विद्यापीठ में। मैं बाहर नहीं गई, मैं एक गांव के बच्चों को स्पेशली पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा ये उद्देश्य है, और भगवान ने चाहा तो एक दिन एक बहुत बड़ा NGO होगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मुझे बस बेटा कुछ नहीं चाहिए, बस घर का पापा मम्मी का चलता रहे और बस। और मुझे बाकी पैसे जोड़ना नहीं है कि मुझे विदेश में बिल्डिंग खड़ी करना है, नहीं। मुझे इतना कमाना ही नहीं है पैसा। कमाना है पैसा सारा सर्विस में, सारा उपयोग में लगाना है भाई। मुझे बिल्डिंग खड़ी नहीं करना है कि विदेश में मकान ठुकवा दिया, यहाँ मकान ठुकवा दिया, मुझे नहीं करना ये सब, ठीक है बेटा। बस आपके लिए समर्पण रहूँगी। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो हंसने वाले हैं उनके लिए तमाचा मरवाओ बस। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बट भाई मैं बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। उनका उद्देश्य ये है कि तुम बाज़ार में ही पढ़ाओ, ठीक है। बट मैं पढ़ा लूँगी, उन्हें पता है। मैं पढ़ा नहीं रही। मेरा उद्देश्य है गांव के बच्चों को आगे बढ़ाना, बेसहारा बच्चों को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो आपकी दीदू ज़रूर एक दिन अच्छा NGO खोलेगी और सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। लव यू बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।